हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ वो कहानी शेयर कर रही हूँ जो लगी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग उन तमाम कहानियों में जो मुझे मेल की गई हैं। तो कहानी है दिल्ली की एक लड़के की और उसने मुझे लिखा है कि 5 साल पहले उसके साथ ये घटना घटी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसको घर आने में काफ़ी देर हो गई। लेट नाइट वो ऑफिस से छूटा, मतलब 12:30 बज गए थे रात के। और उसका जो ऑफिस से घर का डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर था। और उसने सोचा कि मैं ऑटो कर लेता हूँ, और उसने अपने ऑफिस से ऑटो किया इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक के लिए। वहाँ से उसका घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे उतरा और वहाँ से उसने वॉक करना शुरू किया। तो इक्का दुक्का लोग उसको रोड में नज़र आ रहे थे। और वहाँ से एक उसके घर की तरफ जो डिस्टेंस है उसमें एक जगह है तीरी नगर। वहाँ पर एक ड्रेनेज है, काफ़ी बड़ा सा नाला बहता है, उसके ऊपर एक पुल है। तो उस पुल की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। और वो उस सन्नाटे को काफ़ी एंजॉय करता हुआ जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में ऐसा होता नहीं है कि सड़कें सुनसान हों। तो वो कह रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सन्नाटा, और मैं उसमें एंजॉय करता हुआ अपनी वॉक को एंजॉय कर रहा था। तो जब वो उस तीरी नगर वाले उस ड्रेनेज के पुल पे पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि एक लड़की नीचे की तरफ मुँह करे बैठी है। तो उसको थोड़ा बुरा लगा, मतलब आश्चर्य हुआ उसको कि इतनी रात को एक लड़की यहाँ पर कैसे बैठी है। उसने देखा वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल लड़की लग रही थी, उसके कपड़े नॉर्मल थे। तो उसने हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पूछा कि भाई तुम्हें कोई मदद चाहिए? इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? ये ठीक नहीं है, यहाँ सेफ़ नहीं है बैठना। तो उस लड़की ने सर ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा। तो वो लड़का लिख रहा है कि वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी नेगेटिव वाइब्स आई, और उसका देखना जो है ना उसको अनकंफर्टेबल कर रहा था। और ऐसा लग रहा था वो लड़की ना रो रही है, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने उससे कुछ मांगा, हाथ आगे किया। तब तक अपोजिट डायरेक्शन से एक अंकल जी आ रहे थे और उन्होंने चिल्ला कर कहा, किससे बातें कर रहे हो? तो उसने कहा, अंकल ये लड़की है ना, इसको हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, कौन सी लड़की? तो उसने नीचे देखा तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। और एकदम से उसकी बॉडी में जैसे करंट दौड़ जाता है, एक शिवरिंग होने लग गई उसको अचानक से। तो उसने कहा, अंकल ने उसको कहा कि तुमने उसको कुछ दिया तो नहीं? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं अंकल, कुछ नहीं दिया, वो मेरे से हैंकी मांग रही थी, लेकिन तब तक आपने आवाज़ लगा दी तो मैंने उसको नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, ओ गुड। तो फिर उन अंकल जी ने बोला कि यहाँ पर बिल्कुल मत रुको, चलो मेरे साथ चलो। वो उसके साथ वॉक करने लगा। तो उसने बोला, अंकल ये क्या था सब कुछ? तो उन्होंने कहा, बेटा ये लड़की बहुत लोगों को दिखाई दी है, इसने यहाँ पर सुसाइड कमिट किया था। तो यहाँ पर कभी भी अकेले नहीं आना, और आओ तो रुकना नहीं है इस जगह पर, कभी भी सीधे जाना है। तो ये सुनते ही वो लड़के की बहुत हालत ख़राब हो गई, वो बिल्कुल कांपने लग गया बुरी तरह से। तो अंकल ने उसको बोला कि मैं तुम्हें आपके अपार्टमेंट के गेट तक छोड़ देता हूँ। और उन्होंने उसको उसके अपार्टमेंट के गेट तक छोड़ा, वो फिर अपने घर चले गए। तो फिर अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ के अपने डोर के पास पहुँचे, और उसने दरवाज़ा नॉक किया, और उसके फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला और उसको बोला, बड़ी अगेन यू आर लेट। यार अरे यार, ऐसी कंपनी में काम ही क्यों करते हो जो इतने देर तक तुम्हें छोड़ती है, इतना काम कराती है? और बाय द वे लड़की कौन है पीछे? तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने फटाक से दरवाज़ा बंद किया। उसने कहा, बड़ी उसको अंदर नहीं लेके आ रहे हो लड़की को? उसने कहा, नहीं वो सिर्फ मुझे ड्रॉप करने आई थी। और ये कह करके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और उसने अपने फ्रेंड से बोला कि मेरी ना आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ मेरे कमरे में सो जाना आज। और वो बता रहा है एक लड़का कि मैं रात भर नहीं सो सका, तो बार बार वो इंसिडेंट दिमाग में घूम रहा था। तो जब सुबह हुई तब उसने अपने फ्रेंड को सारी घटना सुनाई, पूरा इंसिडेंट सुनाया। तो उसके फ्रेंड को यकीन नहीं हुआ पहले तो,
लेकिन जब उसने उसके हाव भाव देखा कि ये सीरियस है, तब उसने उसकी बात पे यकीन किया। और नेक्स्ट डे उन्होंने जो है प्लान कर लिया कि वो इस घर को छोड़ देंगे फॉर अ सेफर साइड। पर उसके बाद उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, उस लड़की ने उनको फॉलो नहीं किया और कोई भी उनके साथ कोई उस तरह की पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी उनके साथ नहीं हुई और वो दोनों सेफ रह गए। तो अब ये घटना का निर्णय आप खुद करें कि वो क्या था, इसका विश्लेषण आप स्वयं ही करें। अब ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये है डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल की। वहाँ पर है एक जगह गोपेश्वर। तो मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हुआ था गोपेश्वर में। तो हमारी मकान मालिक जो थी उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई थी जो कि उनके साथ घटित हुई थी। तो घटना ऐसी है कि उनकी जेठानी यानी कि उनके हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उनकी वाइफ बहुत टाइम से बीमार चल रही थी और बहुत उनका इलाज हुआ लेकिन वो नहीं बच पाई, उनकी डेथ हो गई। तो मतलब सुबह 12 बजे के करीब उनका क्रिमेशन हुआ होगा। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की घटना है। मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको ऐसे लगा जैसे कि कमरे में सुबह 6:30 बजे के करीब कोई झाड़ू लगा रहा है। मतलब झाड़ू लगाने की आवाज़ जैसे होती है, सर 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 झाड़ू की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पहले घरों में ऐसा होता था कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे और जो बहू ज़्यादा अच्छा सफाई करती थी उसको सफाई का काम दे दिया जाता, जो खाना अच्छा बनाती उसको खाना बनाने का काम दे दिया जाता था। तो लैंड लेडी को मैं आंटी बोलती थी, तो वो आंटी कहती थी मैं खाना बनाने का काम ज़्यादा करती थी और मेरी जेठानी जो है वो सफाई का काम करती थी। यानी कि मॉर्निंग में वो झाड़ू लगाती थी 6 बजे सुबह और शाम को 5 बजे झाड़ू लगाती थी। तो सुबह 6 बजे के करीब जो है वो जो झाड़ू लगाती थी सारा कूड़ा जो घर के बाहर निकाल देती थी और शाम के 5 बजे की जब झाड़ू लगती थी तो बाहर नहीं निकालते थे कूड़ा, घर के दरवाजे के अंदर की तरफ कर देते थे। पहले ज़माने में ऐसे होता था क्योंकि लाइट्स नहीं होती थी तो कूड़ा घर के अंदर ही शाम के टाइम कोने में जमा कर दिया जाता था कि हो सकता है कोई प्रेशियस चीज़ घर से बाहर न चली जाए, तो सुबह उस कूड़े को बाहर निकालते थे। तो कह रही हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुबह 6 बजे झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि कोई हो सकता है कोई और रिश्तेदार जो अपने रूम की सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार डेथ के बाद वो रुक भी जाते हैं घर में। तो इस बात पे किसी ने खास ध्यान नहीं किया। तो कहने लगी फिर ठीक शाम को 5 बजे, उस समय तो सब एक अच्छी अवेकन स्टेट में रहते हैं, कोई नींद की स्थिति में भी नहीं रहते शाम के टाइम। तो कह रही है मैंने अपनी आंखों से देखा कि झाड़ू लग रही है पर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब झाड़ू की आवाज़ आ रही है बाकायदा, सर 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 सर, और कूड़ा भी चल रहा है आगे। तो करिए ये देख के मैं जम गई वहीं पर ही। मैं ना मेरे पैर चले ना मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले और शरीर इतना भारी हो गया कि जैसे मैं पत्थर हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद उनको मतलब वो कूड़ा भी सोचिए आप दरवाजे के किनारे पे वहीं जमा हो गया जहाँ यूजुअली वो इकट्ठा किया करती थी। तो उनके हस्बैंड रात को आते थे दुकान से 8-9 बजे रात। उन्होंने अपने हस्बैंड को सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गई हो अपनी जेठानी की डेथ के बाद, तुम्हें ऐसे वहम हुआ होगा। उसने कहा नहीं मुझे कोई वहम नहीं हुआ। और सुबह 6 बजे अगेन वही घटना, सुबह सर 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 वो झाड़ू की आवाज़। लेकिन वो कह रही मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके अपने रूम से निकल के देखूं कि आवाज़ कहाँ से किस वाली जगह से आ रही है। तो कह रही है मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज तुम दुकान पे नहीं जाओगे। तो कहने की उन्होंने कहा तुम लगता है कुछ तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ। और वो माने नहीं और दुकान चली गई सुबह के टाइम। तो शाम को उसने फ़ोन किया उनको कि आप जो है जल्दी आ जाओ घर पे, मैं शाम को नहीं रह सकती घर पे अकेली। तो खैर वो जैसे तैसे करके दुकान जल्दी बंद करके घर आ गए। 3-4 बजे के करीब शाम को आ गए। उसने बोला कि अब आप यहीं रहो खड़े मेरे सामने। जैसे ही 5 बजे वैसे दूसरी फिर वो झाड़ू की आवाज़ सर सर सर, और वो भी देख रहे थे उनके हस्बैंड, और वो भी देख रही थी कि वो झाड़ू लग रही है और कूड़ा चल रहा है लेकिन लगाने वाला बंदा नजर नहीं आ रहा है।
तो फिर वो अंकल थोड़ी हिम्मत वाले थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाए और उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी भर हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और क्या मरने के बाद भी तुम हमको चैन से नहीं रहने दोगे, और ये बंद करो ये सब चीज़ें। तो कहती हैं कि वो सिर्फ इतना ही बोला तुम्हारे अंकल ने, और वो बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई, और उसके बाद कभी भी उन्होंने हमको परेशान नहीं किया। उसके बाद वो कभी आवाज़ नहीं आई। शायद वो बहुत अच्छी आत्मा रही होगी, वो इज्जत करती रही होगी अपने देवर की भी। तो उसके बाद उनको कह रही मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, ना हमें किसी पंडित पुजारी तंत्रिक किसी को कुछ नहीं बुलाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से जीवात्मा जो है अपने घर के प्रति प्रेम को इतनी आसानी से भूल नहीं पाती है, और उसको रियलाइजेशन भी नहीं होता कि उस संसार से जा चुकी है। जब उसे कोई रियलाइज़ कराता है तब उसे समझ में आता है कि वो दूसरे लोग में जा चुका है। ये घटना घटी है मेरे भाई के साथ में, और उसमें उस घटना के समय मैं भी वहीं थी, लेकिन मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। तो घटना ऐसी थी कि ये रुड़की की बात है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स रुड़की में रहते हैं और मेरी शादी भी हो चुकी थी, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई थी रुड़की। और ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक फैमिली है जिसका मैं नाम आपको डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो ऑब्जेक्शन करें। तो हम उनको नानी जी बोलते थे। तो वो भी काफ़ी टाइम से बीमार थी, उनको लीवर का में कोई प्रॉब्लम थी उनकी, और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आप उनको घर ले जाइए। तो वो उनकी फैमिली उनको लेके रुड़की आ गए और उनकी डेथ हो गई। तो सुबह 5 बजे के करीब उनकी डेथ हुई, और सारे रिलेटिव्स, उनकी डॉटर्स, उनके बेटे बाहर थे, कोई आर्मी में था, कोई कहीं था, सबको फ़ोन करके बुलाते बुलाते काफ़ी टाइम हो गया। मतलब तो एक दिन तो उनकी बॉडी को रखा, फिर नेक्स्ट डे जो उनका क्रीमेशन के लिए उनको ले जाने लगे। तो उनका क्रीमेशन मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बजे के बीच में, मुझे जो याद आता है उतने बजे उनका क्रीमेशन हुआ। तो फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे। तो मेरी मॉम जो है उन्होंने मेरे को बोला कि अरे बच्चे हैं इतने, इनके घर में इतने सारे, चूल्हा तो जलेगा नहीं, इनके घर में भूखे हैं सब लोग, तुम ऐसा करो कि तुम आलू के पराठे बना लो। और मेरे ब्रदर जो है वो उसको बोला कि तू सर्व करते जाना और दीदी बनाती जाएगी। तो मैं किचन में पराठे बना रही थी, और मम्मी ने बोला कि इनको अंदर नहीं लाना बच्चों को, क्योंकि छूत मानी जाती है। तुम लॉन में ऐसे करो, लॉन में चेयर्स लगा दो और कुछ छोटी छोटी वेजिटेबल्स रख दो। और हमने वही किया। मेरे भाई ने चेयर्स लगा दी, सारे बच्चों को बिठाया वहाँ पे, और मैंने सर्व कर रही थी अंदर से, मेरे भाई ने सबको खिला रहा था। तो ये करते करते हमें शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो क्या हुआ कि जब बच्चों को हमने खाना खुना खिला के अपने घर भेजा, तो हमने सारी प्लेट उठा करके मैं साइड में रखी कि ना बाहर ही रहने देते हैं, बाहर के जो टैप है उसमें हाउस हेल्प जो है वो बाद में इनको साफ कर लेगी। तब तक क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई ये सब करके हम बच्चों को विदा करके हम देख रहे थे ऐसे कि वो बच्चे गेट से बाहर जा रहे हैं, और मैं मेरा भाई बरामदे में खड़े हैं। तो मेरे भाई ने बोला हटो हटो, छोड़ो 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 मेरे को, आप तो मर चुके हो, आप तो मर चुके हो। मैं कह रही किससे बातें कर रहा है तो कह रहा अरे अरे वो नानी जी, अरे वो नानी जी। वो ऐसे हड़बड़ाया सा बोल रहा था। उसने मेरा हाथ खींचा और अंदर की तरफ खींच रहा है, मुझे घर के अंदर की तरफ ले जा रहा है। मुझे मेरे को समझ नहीं आया ना भाई क्यों खींच रहा है मेरा हाथ अंदर आके गिरा। अरे जब मैं तेरे को बोल रहा था ना, उतनी देर में वो नानी जी कॉलोनी के वो एंड से हमारा गेट को क्रॉस करके अंदर बरामदे में भी आ गई। मैं इतनी स्पीड से आई वो कि जितनी देर में वो वर्ड्स भी पूरे बोल नहीं पा रहा था, उतनी देर में वो आ गई। और उसको कह रही है मेरे भाई को कि आशु आशु, गढ़वाली भाषा में बोल रही हैं कि यूँ तो दिमाग खराब हो गया है, मैं कितना देर बटे दरवाजे खटखटाणु छा, कोई दरवाजे के लाने खोलूँ। मतलब कि मैं आशु इन लोगों का, अपनी फैमिली वालों के लिए कह रही हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया क्या, मैं इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, खोल क्यों नहीं रहे हैं दरवाज़ा। तो मेरे भाई ने कहा हाथ छोड़ो आप मेरा, मर चुके हो आप तो मर चुके हो। और मेरा भाई कह रहा है कि उनका हाथ मुझे बहुत ठंडा फील हो रहा है, जैसे बर्फ़ जैसा हाथ। मतलब ये विदिन मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम टाइम की बात है कि ये सारा इंसिडेंट घटित हो गया इतनी जल्दी। मतलब वो उसको कॉलोनी के एंड में दिखाई दी, वहाँ से अंदर आकर के गेट क्रॉस करके हमारे अंदर बरामदे तक, और इतना कन्वर्सेशन भी हो गया उनके बीच में इतनी जल्दी।
तो मेरे ब्रदर ने मुझे अंदर जाके पूरी बात बताई। फिर हमने अपनी मॉम को बुलाया और मॉम से को हमने सारी बात बताई। तो मेरी मॉम भी बड़ी हिम्मत वाली है, वो उन्होंने क्या करा कि गैस ऑन करी और गैस ऑन करके मेरे भाई को बोला कि इसमें हाथ है अपने, तापो गैस पे। और मेरे भाई वो किसी से बात कर रही थी मेरी मॉम, मतलब एक तरह से जो जिनको मैं नानी जी बोलती हूँ, जिनकी डेथ हो गई, उनको एड्रेस करके बोल रही थी मेरी मॉम कि ताई जी आप बहुत प्यार करदा छाए बचत है, ये था कुछ न करें, मतलब कि ताई जी आप मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी और मैं आशा करती हूँ आप इसका कोई नुकसान नहीं करोगे। तो मतलब वो नानी जी बहुत प्यार करती थी मेरे भाई से, इकलौता बेटा था हमारे पेरेंट्स का, और हमेशा वो मम्मी को कहती थी कि इसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट मत हुआ कर, डांटा मत कर इसको। और वो बहुत प्यार करती थी उससे, और शायद यही कारण था कि मैं और वो दोनों बरामदे में खड़े थे और उन्होंने मेरे भाई को एड्रेस करके बोला कि आशु इन लोगों को बोलो कि दरवाज़ा खोले, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। तो जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में गरुड़ पुराण आता है, गरुड़ पुराण में ये सब लिखा गया है कि आत्मा का सफ़र के बारे में। उसमें लिखा है कि आत्मा को एहसास नहीं होता एकदम से कि आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि शरीर तो एक घर है जिसमें कि वो रहती है आत्मा, और आत्मा तो अजर अमर है, तो उसको फील ही नहीं होता क्योंकि वो तो जीवित है। तो उसको ये एहसास होने में भी वक्त लगता है कि वो संसार से विदा हो चुकी है, और इसके लिए उसको 12-13 दिन लगते हैं, जब पूरा अपना प्रोसीजर जो 13वीं तक का होता है उसको वो देखती है सब कुछ अपनी आंखों से, तो उसके बाद उसको एहसास होता है, या इससे पहले उसको कोई एहसास करा दे। जैसे मेरे ब्रदर ने बोल दिया कि आप तो मर चुके हो, तो हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो गया उसके बाद, और वो फिर हमें कभी उन्होंने कुछ भी परेशानी नहीं हुई, ना मेरे ब्रदर को ना हमें। तो ये सब घटनाएं कभी कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं इंसान को। तो अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसको कैसे लेते हैं।